सबको फ्रेंड्स वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। यजदान हल्क में डर से जैसे कांटे चुभे थे। सामने खड़ा शेर उसके जन्म में धीमे धीमे कदम उठाता अपनी आंखें पीछे पर गाड़े उसे अपने शिकार समझे आगे बढ़ रहा था। पीछे हवा में भी नहीं सो सकती थी। इस शख्स के पास कोई ऐसी बला भी होगी। डर खौफ ने उसे सारे असाब मजन कर दिए थे। अगले ही लम्हे लेफ्ट साइड बने कमरे का दरवाजा खुलकर यजदान बाहर निकला था। वो इस वक्त ट्राउजर और लूसी शर्ट में मलबूस सुर आंखें जहां वहां दोहराता पीछे को सामने देखकर स्टिल हुआ था। जो खौफ व हरास से लिए उनके बीच मौजूद शेर को देखती बस बेहोश होने को थी। अगले ही पल वो शेर रूम होकर यजदान के टांगों में जाकर बैठा था। हिचकियां लेती हुई मंजर उनकी की तरह देखती दीवार पर हाथ रख के सहारा लेने की कोशिश में थी। पीछे को नजरों में समाये वही हाथ नरमी से शेर की पीठ पर फेरता हुआ पीछे के जन्म कदम बढ़ाता है। जब वो शेर फिर से उड़कर पीछे के नजदीक जाने लगता था। पीछे जो अब तक सुकून का सांस भी ना ले सकी थी उसे वापस आता देखकर वो चीखा कि इनकी जानब भागती उसके गले में बाजू डालकर सीने से लगी थी। आंखें सती से पीछे वो चेहरा भी उसके गर्दन में छुपा गई थी। दोनों पांव इस वक्त यजदान के ही पांव पर मौजूद थे। उसे खौफ से कांपते देखकर यजदान ने अपने दोनों बाजू उसके गिर्द हंसा के तौर पर बांधकर जैसे हल्का सा हौसला दिया था। उसे बगाओ किंग नमनी में भीगी आवाज उसे सरगोशी नमा सुनाई दी थी। अगले ही लम्हे उसे यूं ही लिए पास पर टेबल पर जा बिठाता है। अब उसके कदम शेर की तरफ थे। जहाँ अब तक वैसे ही खड़ा था उसे थपकाता वो उसे उसके रूम में जाकर बंद करता पीछे के पास वापस आकर दोनों हाथ इर्द गिर्द गिराकर पीछे के नजदीक झुक गया था। एक जानवर से बचकर दूसरे जानवर के पास आना तुम्हें नहीं लगता कि तुमने खुद अपने जान पर जुल्म किया है? नरम लम्स ने उसके गालों पर बहते आंसू साफ करता वो अपने असली सर्द अंदाज में सवाल करता। अब उस पर कपकपा तारी कर गया था। मुझे यजदान तुमसे बात करनी थी। उसकी जुबान से अल्फाज टूट फूट अदा हुए थे क्योंकि वो भी नहीं जानती थी शायद क्योंकि नजरों के साथ चुभन ने उसके जिस्म की सराहत की थी। उसमें यूं बोलने की हिम्मत ना बची थी। सिर्फ बोलकर उसे आगे बोलने का इशारा देता उसके हिजाब उतारकर पास टेबल पर रख चुका था। अब उसके गर्दन पर मजूद निशान देख रहा था जो यकीनन कमरे में मसलते हुए नाखून से हुई थी। इन सूरज निशानात पर किंग ने आगे बढ़कर नरमी से बोसा दिया था। उसकी इस हरकत ने पीछे की सांस गले में जैसे रोक दी थी। सांस रोक के वो दम साथ उसका लम्स अब तक महसूस कर रही थी जो अब भी अपनी महसूस जगह गर्दन और कंधे के बीच बोसा देता था। पीछे हटकर उसका सुरही माल चेहरा देख गया था कि रंग उसके चेहरे पर आकर बिखरे थे मगर अगले ही पल वो बेतासर हुई थी। वो मैं कुछ दिन के लिए घर जा सकती हूँ, वहाँ कोई नहीं है, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है प्लीज। नजर झुकाकर बोलती उसे खौफजदा लगी थी। कब? चेहरे पर आई लिट को कान के पीछे रास्ता वो नरम अंदाज से सवाल करता उसे चौंकने पर मजबूर कर गया था। कल दिन में लब कुचलती वो अब उसके चेहरे की जन्म देख रही थी जिसकी पेशानी पर एक लकीर भी मौजूद नहीं थी। ये सबसे बात करते वक्त मौजूद होती थी। उसे सोच में घूम देकर किंग ने उसे बाजू में बढ़कर अपने कदम उसी कमरे की जन्म बढ़ाए थे जहाँ से वो निकला था। कमरे में दाल होते ही अंदर आकर किंग ने दरवाजे पास पाँव से दरवाजे को ठोकर मारकर बंद करता उसे लिए आगे बढ़ता है। पीछे को होश तो दरवाजे की ठाक की आवाज से आया था। उसके बाजू में देखकर उसे पहली बार डेरू शर्म ने आन गिरा था मगर अगले ही पार उसने अपने एहसास पर सख्त तासर सजाया था। यजदान मुझे नीचे उतारो, कंधे पर हाथ रखकर बोलती उसे पाँव झुलाने लगी थी जब सामने नजर पड़ते उसकी गर्दन में जाप छुपी थी। उसकी हरकत ने किंग के लबों पर लम्हे के लिए दिल फ्रेब मुस्कुराहट बखेर दी थी। वो तुम पर नजर रखेगा कि मेरे पास से मेरा वजूद दूर ना हटे। पास पड़े सफेद रंग के कोच पर आकर बैठा वह सुकून से उसे अपने ऊपर ये लेट गया था। सामने ही एलसीडी थी जिस पर कई जानवर दिखाई दे रहे थे। सामने देखो सोच ही सकी सी थी कि अपने पास क्या जानवर कम थे जो सामने लगे स्क्रीन पर भी देखने लग गया था। ये हिम्मत वो बोलने की शायद कभी नहीं काटती थी। तुम्हें रहना है रोहो, मुझे जाना है, दादो को दवाई देनी है। उसके सीने पर हाथ रखकर वह नाकाम से उठने की कोशिश में थी जिसको किंग की गिफ्ट ने कामयाब नहीं होने दिया था। तुम जानती हो मैं इसे हाथ को खोलकर इशारा करूंगा तो टाइगर यहाँ आ जाएगा एक ही लम्हे में। अपना एक हाथ पीछे के सामने करता दूसरा हाथ वो अब भी उसके गिर्द बांधे हुआ था। उसे खामोश देकर वो हाथ आगे बढ़ाने लगता है जब पीछे ने उसके हाथ बढ़ाकर उसके हाथ के खुलने में उसमें अपना हाथ फंसा दिया था। मेरी सांस रुकेगी तो मर जाऊंगी, मुंह फैलाती वो अब अपनी टोन में वापस आ गई थी। मैं अपनी सांसें रोकने दूंगा, अपनी हर सांस इस वजूद में अंडेल दूंगा। इस वजूद के साथ मेरी सांसें जहाँ जहाँ सांस लेती हुई खुश रहेंगी। पीछे को नीचे लटाकर अब उसके ऊपर आया था। उसकी बेपक गुफ्तगू ने पीछे के ढेर से उसान उसकी इन बाड़ी सरगोशी ने हता किए थे। उसकी इस क्रूबर पर पीछे को सांस लेना मुहाल लगा था। उस शेर से ज्यादा उसे इस हैबतनाक खामोशी से खौफ आया था। दूसरा इस शख्स की नजरों से जो बेबाकी की हद किए हुए थी। अगले ही लम्हे हथौड़ी की मन कुछ अल्फाज अपने जेब में पड़ते हुए महसूस हुए थे जैसे उसे कोई जगा रहा था। कैसे
वो लम्हों में उसे हर सोच से दूर कर देता था। सामने मौजूद शख्स को पाकर भी वो कोई खुशकिस्मत महसूस कर सकता था, मगर उसे कोई एहसास भी इस शख्स को लेकर महसूस नहीं करना था। गहरे गहरे सांस भरती वो उसके खुद पर से हटाने की कोशिश जदोजहद करने लगी थी, मगर उसका वजन किसी पहाड़ जैसा था। तक हाकर वो मुंह बनाती रूह फेर गई थी। सामने शेर को पुरसुकून से बैठा देख रहा था, जैसे इस लम्हे खौफ नहीं आया था। वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, शेर की जन्म उंगली से इशारा करती उस पर जो कि जसदान से पूछती, वापस शेर की तरफ देखती है जो अब उनके नजदीक उठकर आ रहा था। वो आ रहा है जसदान, अब क्या होगा? खौफ इस शेर को करीब आता देखकर वापस लौट आया था। जो तुम चाहोगी। कान में होती बारिश गोशी पर वो दम साथ एक जानब किंग और दूसरी जानब इस शेर से खौफ के मारे हल्का हल्का कांपने लगी थी। जब किंग उस पर से उठकर उसको भी हाथ थाम कर खड़ा करता हुआ अपने साथ लिए शेर के करीब रखने लगता है। इस ताप पर वो बामुश्किल संभली थी। किंग के पीछे चुपती वो उसको महफूज कर रही थी। जब किंग घुटनों के बल जमीन पर बैठा था, पीछे उसे नीचे बैठे देखकर शेर सामने से आधे शेर को देखकर चीखने लगी थी। जब किंग ने हाथ बढ़ाकर नरम कलीम पर उसे भी साथ बिठाया था, एक हाथ से पीछे को हसान में लेता, वो दूसरे से शेर के पास आते उसे सहलाने लगता था। जसदान उसके बेहद नजदीक खिसकती उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ गई थी। रिलैक्स, किंग ने उसका हाथ थाम कर आंखों से उसे रिलैक्स रहने का कहा था। अगले ही पल उसके हाथ से शेर को सहलाने लगा था। कांपते कांपते वो कुछ ही लम्हों में नॉर्मल हुई थी, क्योंकि शेर उनके करीब बैठ गया था। मेरा कोई करीबी मेरे वजूद को दर्द नहीं दे सकता, नरमी से गल चलाता उसे अपने अल्फाज बाब करवा रहा था। एक लफ्ज भी नहीं सुना चाहता मैं, किस तरह की बहन हो तुम? हाँ, शादी जगह पैठ की इतनी अमीर इंसान थे जहाँ मैं पल पल मर रहा हूँ। मरूं या जीऊं, वो बंदा जिसने मुझे यहाँ रखा है, जो कहे वो करो, खुद मर जाना, मुझे कुछ हुआ तो हशर देखना फिर अपना। पता नहीं मर क्यों नहीं गई तुम, कुछ गलत ना करना वरना वो पागल इंसान मुझे कुछ कर देगा। एक सेकंड कहीं इतने अमीर आदमी देख कर ईमान तो खराब नहीं होगा। याद रखो पीछे, मैं इन हाथों से जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं तुम्हारा सौदा कर चुका हूँ, याद रखना। अजल मुझे निकलवा लो। रिकॉर्ड के खत्म होते ही ओहान ने अपनी सर आंखें खोलकर सामने देखा, जहाँ मिलजुगले से अंधेरे में खड़ा वो शख्स ओहान की निगाहों से कांपा था। किस जुबान से उसे बहन कहा तुमने? ओहान की दहशत गर्दा आवाज ने पीछे के बाइक के जिसमें कबकबा तारी की थी। वो मेरी बहन है सर, मैं जो बोलूंगा उसके साथ जो करूं, कहीं आपका दिल भी तो। अब उसके अल्फाज भी मुंह में ही थे जब वो तेज धार चाकू उसके कंधे पर आकर पेवस्त हुआ था। एक दिल हराश चीज उस बंद कैमर में गुंजी थी, जबकि दूसरी जन्म ओहान के चेहरे पर पथरीले तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। बायों के नाम पर दबा हो तुम, और गन के दब्बों को मटाना ही मेरा फर्ज है। उसके नजदीक आता वो चाकू निकालकर कई गोंद से उसके साथ उसके चेहरे पर जड़ता, उसे जमीन पर गिराकर उसके बुड़के ठोकरे रसीद करने लगा था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। पीछे को फोन देते वो पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका था, जो उसने पीछे के बाइक को ही सामने बिठाकर सुनी थी। ऐसी कोई भी बात वो सोच भी नहीं सकता था जो उसी रिकॉर्डिंग में थी। अभी उसे अपनी गन से शुरू करता जब किसी ने उसके बाजू से दबोच कर पीछे हटाया था। ये काम मेरा है, खून से खेलना। तुम्हारे हाथों में कानून है, उसे संभालो। इस कैबिन में आप ओहान के साथ एक हट्टा कट्टा मर्द चेहरे पर मास्क लगाए अपनी बारी आवाज में बोलता जमीन पर लेटे पीछे के जहमी बाई पर कप्पा तारी कर गया था। तुम्हारी हाथों दी गई मौत का इंजाम जानता हूँ, तभी छोड़ रहा हूँ, वरना ऐसे नामर्द को 100 बार जिंदगी देकर अलग अलग तरह की अजियत देकर मौत दूं तब भी सुकून ना मिले। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा मौजूद था। आधी रात गुजर जाने के बाद शिजदान की कार घर में दाखिल हुई थी। उस पूरे घर को खामोशी से अपनी लपेट में ले रखा था। यकीनन सब सो चुके थे। आसमान पर बादलों की स्याही ने चांद को छुपा रखा था। ऊपर से ठंडी हवा ने अलग ही मौसम को ज्यादा सर्द कर दिया था। ऐसे मफहूम पर मसरूफ से कार में से निकलकर सीधा अंदर बैठ जाता है। जब हमने ही नजर पड़ते ही वो साकत हुआ था। पीछे सामने ही सोफे पर आधी सोई जागी कैफियत में शाल अपने गिर्द लपेटे सोफे के हेड पर आंखें मूंदे शायद इसी के इंतजार में थी। उसकी जाने कदम पर आता वो फोन जेब में अरेज कर पीछे के नजदीक झुकता है, जिसके गाल और नाक सर्दी की शिद्दत से सुर्ख हो चुकी थी। प्रीशे नहाय नरमी से उसका गाल सहलाकर पुकारता, उसे गोद में उठाता, ऊपर की जाना बढ़ जाता है। जिसदान की आवाज से उसे फौरन से नींद की कैफियत से बेजार किया था। उसकी बाजू में देखकर वो मुंह बनाती उसके कंधे से चिराग टका गई थी। यकीनन वो नींद को कितनी ही देर तक भगाती रही थी। कमरे में जाने के बजाय वो टीवी लॉन्च में आया था, जो उसे के पोर्शन में था। सामने ही ओपन किचन था। उसे सोफे पर लटाता जिसदान दूसरी पास पड़ी हुई गर्म शाल उठाकर उसे उड़ाता उसके पास ही दो जानू जमीन पर बैठ गया था। अब उसका चेहरा पीछे के चेहरे के इंतहा तक करीब था, जिससे पीछे की गर्म सांसें जिसदान को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं काफी रेडी कर रहा हूँ, फिर उठना होगा। तुमने पढ़ाई नहीं की पीछे ना? महसूस अंदाज से उसकी सूरत सर्द होती हुई नाक लब्बू से छू कर उसे वान करता हुआ चेंज करने के लिए कमरे में आया था। कुछ देर में वो रिलैक्स सा ब्लैक ट्राउजर और वाइट बनैन पहने बाहर निकला था। वो अब तक हवा में खरगोश के मजे लूटने में मगन थी। एक हाथ गाल के नीचे रखे, दूसरा हाथ गंदा मुट्ठी की सूरत रखे। बेशक वो इंतहा
मासूम लग रही थी, मगर उसकी आंखों पर नजर पड़ते ही जिद्दान ना चाहते हुए भी उसके पास झुककर इन दोनों आंखों पर प्यार भरा बोसा दे चुका था। कुछ आंसू के सूखे निशान अभी मौजूद थे। उसके सुर आंखें एक ही लम्हे में दे चुका था। जब उसने जिद्दान की पुकार पर आंखें खोली थी, शिद्दत शब्द उसकी आंखों में साफ नजर आया था, मगर वो सर झटकता ओपन किचन में चला आता है। काफी और चाय का सामान निकालता वो एक तरफ पीछे की चाय तो दूसरी तरफ अपनी काफी बनाने लगता है। 15 मिनट में दोनों चीजें तैयार करके वो कप में डालता बाहर आया था, जब उसी पोजीशन में सोई हुई थी। दोनों कप टेबल पर रखता उसके पास ही बैठ चुका था। पीछे गहरी बारी पुकार पर वो जो गहरी नींद में थी, अचानक की आंखें खोलकर अपने पास बैठी शिस्तान की नींद के हमारे से हुई सुर आंखों से उसे देखकर मुंह बनाकर उठ बैठती है। क्या मसला है? अभी सोई थी मैं। अपने हिजाब की लेयर खोलती वो सामने पड़े बाप उड़ाते माँ को देखकर शॉक हुई थी। तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? वो जो जवाब जानता था, मगर वो वाहिद थी जिसके सामने वो अल्फाज बगैर किसी लिमिट के अदा कर जाता था, जबकि वो लिमिट क्रॉस करके भी चंद ही रहते थे। तुमने पढ़ाया क्यों नहीं? उसी के अंदाज में जवाब देती वो सामने पड़ा अपना चाय का कप उठाकर सामने की तरफ बढ़ गई थी। ग्लास पास धकेलकर वो बाहर आती स्या आसमान को देख अचानक उसे जुड़ी महसूस हुई थी। एक ठंड का एहसास अपने पूरे जिस्म के अंदर जाता हुआ महसूस हुआ था। वो अपनी सोच में गुम थी। जब उसे अपने करीबी शज़दा की मौजूदगी महसूस हुई थी, वो बेसबब उलझी थी। दिमाग और दिल की अलग जंग जारी थी। ये नहीं था कि उसके दिल के जज्बात थे, मगर वो धोखाबाजी नहीं बनना चाहती थी, या शायद अपने दिल की उलझनों में खुद भी उलझी हुई थी। दिमाग की सोचों ने उसे नींद तक से महरूम कर दिया था। वो सुकून भरी नींद जो उसे अपने घर में कई साल पहले आती थी, ये रातों को जागना, देर रात तक खामोश खड़े होकर स्या आसमान को देखना न जाने कब से शुरू हुआ था। सुबह ड्राइवर के साथ कॉलेज चले जाना, मुझे काम से जाना है, लेने मैं खुद आऊंगा। और पीछे तुम कल घर नहीं जाओगी, वो अपनी बात कहकर खामोश हुआ था। मुझे जाना है जजदान। उसकी बात ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा था। परी अभी उसका नाम भी पूरा अदा नहीं कर सका था जब प्रीति अपना कप वहीं पास टेबल पर रखकर अंदर चली गई थी। कुछ ही लम्हों बाद जजदान अपना कप खाली करके उसके कप में मौजूद ठंडी हुई चाय को देखकर उसके पीछे आ गया था। जब बुरका पहने अपने घर की चाबियां उठाती उसके पास से गुजर कर जाने लगी थी, जब किंग ने उसके पास से गुजरते ही उसकी कलाइकी को सहती से जकड़ा था। एक बार की बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। पीछे उसकी गिफ्ट बेहद सा थी। पीछे इस दर पर सबसे आंखें नीचे खुद को रिलैक्स करती कुछ कदम वापस आती उसके सामने डर कर खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में साफ था कि वो उसे आज नहीं रोक सकता था। मिस्टर जसदान इब्राहिम, आपने मुझे कल जाने से मना किया था, ना कि आज अभी, और मैं आज जा रही हूँ। वैसे भी दिन के उजाले में पीछे बाहर नहीं जा सकती, उसे तो छुपना है ना, क्योंकि वह कातला है जिसकी वजह से मैं यहाँ मिसेस जसदान इब्राहिम के तौर पर आई हूँ। उसका अंदाज बदला हुआ था, जिस पर उसकी आंखों में बे इंतहा सख्त तासर ले आया था। पीछे को इन नजरों से वहशत हुई थी। ये नजरें उसके अपनी जिस्म से जान निकालने का औजार लगती थी, जैसे वो इन आंखों से पीछे की जान ले लेना चाहता हो। मगर यहाँ कोई भी शायद इसे इतनी आसान मोह दे, वो ये सोचकर सद आ बढ़ती हुई बाहर निकल आती है। हाथ में मौजूद चाबी पर सर गिर्द किए वो सीढ़ियां उतरती हुई अभी गेट के करीब आई थी, जब उसके पीछे ही शहरी आया था। जब वो यहाँ आए थे तो अगले ही दिन शहरी, मीसम, यशफा और शीला कहीं चले गए थे। आज सिर्फ शहरी और यशफा लौटे थे। मीसम और शीला का उसे कुछ इल्म ना था। किंग का ऑर्डर है, मैं तुम्हें ले जाऊं जहां तुम जाना चाहती हो। पीछे का अंदाज अलग था, जैसे उसे बात करता था वो वैसा अंदाज नहीं था। वो अंदाज अपना सा होता था, मगर आज वो अजनबी सा था। मगर उसके लिए सभी तो अजनबी थे। सर खटकती हुई उसके शादी कार में बैठ गई थी। किंग के सामने जिद करना, यूं निकल आना, उसे नहीं पता था उसे क्यों क्या किया था, मगर वो क्या करती। वो बेबस थी या थक गई थी। उसे लड़ लड़कर वो उतारी जा रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब शेर की आवाज ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा था। जिससे एड्रेस पूछा था, वो इस वक्त रोदो और शर्ट में मौजूद था। जैकेट की जिप खुली हुई थी, यकीनन वो जल्दी में आया था। उसे एड्रेस बताते वो बाहर के जन्म चेहरा मोड़ गई थी। कार झटकी थी इस सुनसान वीरान अंधेरी गली में आकर रुकी थी। कार की हेडलाइट से रोशनी फैली थी। कार रुकते ही पीछे दरवाजा खोलती बाहर निकल आई थी। तुम चले जाओ शायरी, मैं आ जाऊंगी। उसके आराम का ख्याल करती वो वापस आकर शहर से कहती, चाबियां वो जो सीट पर भूल गई थी उठाकर वापस बाहर आती है। नहीं, तुम्हें साथ लेकर जाना है, तुम जाओ आराम से। उसका अंदाज अब नॉर्मल था। किंग की तरह वो सब भी उस जैसे थे। पल में क्या बन जाते थे, कभी सर्द तो कभी नरम। सर खटकती वो सामने बने एक छोटे से घर के करीब आते दरवाजे में लगा लॉक इन चाबियों से खोलकर एक नजर पीछे देखकर अंदर दाल हो गई थी। शायरी उसे ही देख रहा था जो अंदर दाल होते हुए दरवाजा बंद कर चुकी थी। वो किंग के साथ जाने वाला था, मगर वो जानता था इस लड़की को भी वो यूं अकेले नहीं जाने देने वाला था। आज उनका अहम काम था, जिसमें इस जल्दी लड़की ने आकर स्पॉइल करने की कोशिश की थी। जाना सिर्फ किंग और वीर ने था, मगर पीछे सब शायरी ने संभालना था, जो अब अम्बर को संभालना पड़ रहा था। तो किंग प्लीज रहम करो, मत चलाओ उन्हें। एक हाथ जेब में डालकर किंग शांत से खड़े उस शख्स के गिड़गिड़ाने को नजरअंदाज किए सामने मौजूद ट्रंक पर अपने सिगरेट सुलगाकर हाथ में मौजूद लेटर इस ट्रक पर फेंकता हुआ मुतमिन से गहरा कश बढ़ गया था। कुछ ही लम्हों बाद आग ने दहक कर पूरी ट्रक को अपनी लपेट में लिया था।
ये क्या किया? मुझे बॉस मार डालेगा। वो शख्स सामने खड़े किंग के सामने गिड़गिड़ाता हुआ अब अपने अंजाम का सोचकर खौफजदा लग रहा था। जब उसके पीछे खड़े वीर ने सिलेंसर लगी हुई गन से उसके दिमाग में शूट किया था। गोली आर पार हुई थी। सेकंड का खेल था। कुछ लम्हे पहले जो सांस ले रहा था अब मुर्दा वजूद समेत मुंह के बाद जमीन बोस हुआ था। 50,000 करोड़ का घाटा हुआ है, खामोश नहीं रहेगा वो। वीर की आवाज पर किंग के होंठ पर पुरस्कार मुस्कुराहट में डले थे। किंग के सामने भौंकने कुत्ते का अंजाम इतनी भयानक तो होना ही चाहिए। वो जानता था वो जो अमल कर चुका था, जो घाटा हुआ था, उसने कंगला हो जाना था, क्योंकि ये हुनर सिर्फ किंग के पास था। उसके नुकसान करने वाला जितने दिन लगा कर कुछ नुकसान करता था, इन सेकंड में उसे 10 गुना ज्यादा कमा लेता था। किंग की पकड़ नामुमकिनात में से थी। वो सबके सामने खुला हुआ करता था, मगर सबूत वो आज तक को भी पेश करने की जरूरत नहीं कर पाया था। अपने घर में कदम रखते ही उसे अपना सांस बारी होता हुआ महसूस हुआ था। लाइट्स ऑन करते हुए हिजाब के बाद बुर्का उतार कर कुर्सी पर रखती अपने कमरे में जाने की बजाय अपने माँ बाप के कमरे का दरवाजा खोलकर अंधेरे कमरे को रोशन करते हुए अंदर आहल हो गई थी। वो कमरा, वो घर, वो रूम को बड़ा हुआ करता था। इस कमरे के सुनसान होते हुए वो घर भी सुनसान हो गया था। इस कमरे में मौजूद बेड, उसके लेफ्ट साइड पर मौजूद सोफे पर सामान फैला हुआ था। पीछे को अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल लगा था। अपने भाई की आवाज उसमें कान में बिगली हुई शीशे की तरह महसूस हुई थी। सांस लम्हा लम्हा जैसे घुट रहा था। वो अचानक ही गहरे गहरे सांस भरती बाहर निकल आई थी। छोटे से टीवी लॉन्च पर सोफे पर पड़ा हुआ था। उनका दरमियानी टेबल और सामने ही एक एलसीडी लगी हुई थी। कितना रौनक भरा घर था उनका, जो अब उजड़ चुका था। वो जो खुद नाकाम अजनबी सफर पर कब तक भटके वाली थी। पाँव से जूता उतारते वो अपने उसे नीचे रखे कारपेट से गुजर कर सोफे पर जाकर बैठी। दोनों टांगे क्रास की शक्ल में रखकर अपने दोनों बाजू उनके गिर्द बांधी, घुटने पर थोड़ी टका गई थी। वो पूरा घर खुशियों बड़ी यादों से भरा हुआ था। बाबा, मैं भाई को बचा लूंगी, मगर मैं खुद मर जाऊंगी। बाबा, मेरे लिए ये इम्तिहान बहुत बड़ा है। अम्मी, आप भी सुन रही है ना? आप अलमिया के पास है ना? उनसे कहें मुझे सब्र देकर पत्थर का कर दें। जब तक मुझ में एहसास रहेगा मैं धोखाबाज नहीं बन पाऊंगी। बाबा, ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं नहीं कर पाई। मैं इतना नहीं गिर सकती। मैं क्या करूं बाबा? मैं अकेली रह गई। बाबा, अल्लाह मियाँ से कहे ना कि मैं बहुत अकेली हूँ, मैं मर रही हूँ। बाबा, मेरे पास हिम्मत नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं बाबा? या यजदान अच्छा बाबा या बुरा, मैं क्यों करूँ ऐसे? उहान क्यों कर रहा है? वो क्यों करवाना चाहता है मुझसे ऐसा? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, यजदान को सब बता देती हूँ। मगर उहान अपने आप से बातें करती वो उठ खड़ी होती, मगर उसकी बातें अचानक ही किसी झुमके से उसे याद आई थी। या अल्लाह, इन आंखों से शिद्दत के बायस उसके ज़ब्त ने एक आंसू भी नहीं बहने दिया था। कहाँ जाऊँ मैं? रो भी नहीं सकती। मुझे अंदर से ये सब खोखला कर रहा है। मुझसे सब छीन लिया गया है बाबा, मैं कैद में हूँ। या अल्लाह, दोनों हाथों को खोलती तो कभी शिद्दत से बंद करती। वो अल्लाह को जिस शिद्दत से पुकार रही थी, उसमें हिम्मत नहीं बची थी खड़े होने की। कांपती हुई टांगों से वो सोफे पर गिरती, चीखते हुए रोती चली गई थी। दोनों हाथ घुटने पर मारती वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसे रोना अपने घर के सिवा कहीं नसीब नहीं हुआ था। हाँ, वो रोई थी। उसको वॉशरूम में बंद करके वो रोई थी, मगर बगैर आवाज के रोना और भी अजियतनाक था। या अल्लाह, आसमान की जन्म चेहरा उठाती वो जिस शिद्दत से चीखी, इसी चीख में मौजूद दर्द और वो घर, वो यादें जैसे महसूस कर रही पा रही थी। वो घर उसका था, तभी तो वो आजादी से रो पा रही थी और किसी ऐसे वैसे के सामने नहीं रोती। वो किसी बहुत हाथ को अपने सामने पाकर बिखर सकती थी। ये दर्द की शदीद लहर पीछे को अपने दिल में उठते हुए महसूस हुई थी।